प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बजट के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम IMF के हवाले से बात करेंगे कि IMF का जो प्रोग्राम है उसके बजट के ऊपर क्या असरात होने जा रहे हैं, और जो आम तौर पर हम सुनते हैं कि ये बजट जी IMF का बजट है, तो इससे क्या मुराद होती है। और ये वाला जो बजट है एक ऐसे वक्त में पेश हो रहा है जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की बहाली और उसकी तरफ से जारी होने वाली अगली किस्त जो है उसका मुंतज़र है, और एक ऐसे वक्त में बजट पेश हो रहा है। तो क्या बजट बनाते हुए IMF की शराइत को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे जिससे आवाम पर बोझ पड़ेगा, और ये कितना ज़रूरी है IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, और बजट में किन बातों का ख्याल रखना होगा। ये एक आसान बजट होगा आवाम के लिए, आवाम दोस्त बजट होगा, ये एक मुश्किल बजट होगा, मुश्किलात लेकर आएगा लोगों के लिए, आवाम के लिए। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब मौजूद, साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। महताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआइशत हैं। बहुत शुक्रिया महताब हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। और डॉक्टर नदीम उल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स। डॉक्टर साहब को भी हम खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर खाकान साहब, जब हम ये कहते हैं कि ये बजट IMF का बजट है तो इससे क्या मुराद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन 92 न्यूज़। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये तयन कर लें कि पाकिस्तान में जो कीमतों का तयन है वो कौन करता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली की एक नई कीमत आई है ₹7.92 बढ़कर, इसको प्रिपेयर किया हमारी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने, इसको देखा CPPA सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने, इसको कंसोलिडेट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने देखा, और इसको डिटर्मिन किया नेपरा ने। अब अगर हम ये कहें कि ये बिजली की कीमत का तयन जो है किसी सूरत भी IMF करता है तो ये बिल्कुल गलत होगा। ज़रूर ये है कि जब आप ये बिजली की कीमत लेके IMF के पास जाएंगे तो IMF से एक डिस्कशन होगी, और उस पर आप ये डिटर्मिन करना शुरू करेंगे कि इसमें से कितनी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं उन तबकात को जो आपके लो एंड यूज़र्स हैं, जो 100 से लेके 200 यूनिट्स तक यूज़ करते हैं बिजली, और किस तरह आप इसका तनासुब बाकी यूनिट्स पर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पर, कमर्शियल कंज्यूमर्स पर और एग्रीकल्चर पर डाल सकते हैं। पर ये टोटली डिटर्मिन्ड है बाय नेपरा ऑन द सबमिशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इसके बाद IMF आपसे ये डिस्कस करेगा, और अगर आपके पास कोई स्मार्ट प्लान होगा, स्मार्ट प्लान से मेरा मतलब यह है कि ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटे को देखते हुए कि अगर आप इसको टारगेटेड सब्सिडी 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब जितनी देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके लिए फिर आपने बजट पे मूव करना है। बजट पे मूव करने का क्या मतलब है कि आप बजट में ये दिखाएं कि हम 7,200 FBR टैक्सेस पे एक बातचीत शुरू हुई है। IMF ने डिटर्मिन किया ये टैक्सेशन कि उनका ख्याल है कि FBR को ये कलेक्ट करना चाहिए। आप उस पर अपनी प्रपोजल रखें कि नहीं 7,200 नहीं, हम 7,100 कर सकते हैं, हम 6,900 कर सकते हैं। वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, अब आप ये डिटर्मिन कर लेंगे। जब आप ये सारा प्लान अपना खुद बना लेंगे तो आप IMF को कन्विंस कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप 7,200 ही समझते हैं कि एक राइट टारगेट है, और मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है। अब मैं ये क्यों समझता हूं? मैं ये इसलिए समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लास्ट स्टडी हुई है वो 2 इदारों ने की थी, और चूंकि हमारी ज़्यादा स्टडीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर के इदारे करते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी भी हम ज़्यादा समझते हैं, तो चले हम उन्हीं को ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो लास्ट स्टडी है वो ये कहती है कि पाकिस्तान पे 50% इस वक्त रेवेन्यू गैप है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो पॉलिसीज इन वोग हैं इस वक्त, उसके मुताबिक हमें 50% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स अवॉइडेंस इन द कंट्री। ये आपने ठीक करना है। आप इसको 7,000 की बजाय 8,000 कलेक्ट कर लें। आप अगर इसको लेथार्जिकली कलेक्ट करेंगे तो इससे कम कलेक्ट होगा। दूसरी स्टडी GIZ की मौजूद है पाकिस्तान में, और वो प्रोविंशियल को देखकर भी तकरीबन यही हिसाब लगाती है। इसके बाद रियल एस्टेट अंडर टैक्सड है मुल्क में, एग्रीकल्चर अंडर टैक्सड है मुल्क में, तीसरा आपका रिटेल सेक्टर अंडर टैक्सड है मुल्क में। रिटेल यानी कि होलसेल और एग्रीकल्चर मिलके 40% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान में। अगर आपने इनको टैक्स नहीं करना, ये आपकी राय है, ये आपकी पॉलिसी है, ये आपका तयन है, इसका कोई IMF से ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि IMF को ये कहना चाहिए कि भाई इन सेक्टर्स को देखें, आप क्यों बोझ डालना चाहते हैं उन तबकात पे जिनको ये नहीं पे करना चाहिए। देखें, दुनिया इस वक्त एक एडजस्टमेंट से गुजर रही है। पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन का दबाव,
पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी, रुपी का डीवैल्यू होना, ये सब चीज़ें एक एक्सोजेनस शॉक क्रिएट कर रही हैं मुल्क में। अगर आप अपनी पॉलिसीज इस बजट में ये जो चीज़ें हमने मेंशन की हैं इस तरह नहीं लेके जाएंगे तो फिर इसका बोझ जो है आम आदमी पे पड़ेगा। फिर IMF आपको यही कहेगा कि आप इंपोर्ट्स पे और टैक्स लगाएं, बिकॉज आप बाकी तबकात को नहीं कर सकते, तो आप अपना 52% टैक्स जो है जैसे इंपोर्ट्स पे कलेक्ट करते हैं वो करते चले जाएं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। पर अगर मैं ये प्लान आपके सामने रख दूं कि ये मैं सब कुछ करूंगा, तो IMF आपको कहेगा कि सो बिस्मिल्लाह, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। सही है, बिल्कुल सही सर। आपकी बात जो मैं समझ पाया हूँ मेहताब हैदर साहब, वो ये कि IMF हम को एक साइड पर रखें। जो IMF हमसे ख्वाहिश करता है या कहता है वो खुद हमारी भी ज़रूरत है, वो हमें भी करना चाहिए और हमारे ही फ़ायदे में है। IMF हो या ना हो, ये स्टेप्स हमें लेने ही चाहिए, लेकिन हम चूँकि नहीं ले पा रहे होते सियासी मसलहतों की वजह से, तो फिर IMF का कदगन लगा देता है कि आप ज़रूर करें। जैसे कि अभी पेट्रोल की कीमतों पर हुआ, हम नहीं बढ़ाना चाहते थे, हमें लगता था कि सियासी तौर पर इसका बड़ा नुकसान होगा, लेकिन IMF ने अगली किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। तो आपकी इस पर राय क्या है? इसको आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि IMF हमें मजबूर करता है कोई टैक्स लगाने पर, या हमारी ज़रूरत होती है तो IMF जो है वो उसको इंडोर्स करता है। देखें, बुनियादी तौर पे हमें IMF को ब्लेम करने के बजाय अपनी जो पॉलिसीज़ हैं और जो मुल्क के अंदर चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए। डेफिनेटली देयर आर आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर पाकिस्तान में 22 से 23 प्रोग्राम हुए हैं और कोई भी प्रोग्राम अपना ऑब्जेक्टिव जो है बाय एंड लार्ज अचीव नहीं कर सका, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी को इकोनॉमिक टर्म में हम कहते हैं, अक्सर इकोनॉमिस्ट इस तरह के आपको अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बूम एंड बस्ट साइकिल के साथ वो जो है ना एक टर्म यूज़ की जाती है। यानी जब भी हम थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम को पिक करते हैं तो वो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ क्वालिटेटिव ग्रोथ नहीं होती। उस ग्रोथ के नतीजे में बुनियादी वजह क्या होती है कि हम अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से वो ग्रोथ हासिल नहीं करते, हम कुछ इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं। वो इम्बैलेंसेस ये होती हैं कि हम अपने बजट डेफिसिट को बढ़ाते हैं, बजट डेफिसिट बढ़ता है तो टाइम लैग के बाद फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी बुनियाद जो है वो बजट डेफिसिट है। और बजट डेफिसिट क्यों है? बजट डेफिसिट की वजह ये है कि हम अपने अमीरों से टैक्स नहीं लेना चाहते, या जो डोल आउट्स उन्हें हम दे रहे हैं वो ख़त्म नहीं करना चाहते। यानी कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम है। कुछ इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में कहते हैं कि टैक्स रेवेन्यूज़ पूरी तरह से हम मोबिलाइज नहीं कर रहे, इस वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन एक दूसरा तबका भी मौजूद है जो कहता है कि नहीं, टैक्सेस तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हर बंदे से टैक्स ले रहे हैं, प्रॉब्लम हमारी एक्सपेंडिचर साइड पे है। और मैं समझता हूँ दोनों चीज़ों के अंदर हकीकत है। ना तो हम पूरी तरह से टैक्सेस को मोबिलाइज कर रहे हैं, और उन सेक्टर से जिन सेक्टर से मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, हमारा ज़्यादातर टैक्सेस का इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है। हालांकि टैक्सेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अमीरों से टैक्स लें और गरीबों के ऊपर खर्च करें। और अगर आप एक्सपेंडिचर साइड को देखें तो एक्सपेंडिचर साइड पे भी हमारा बड़ी सारी प्रॉब्लमेटिक हैं। मसलन आप देखें पावर सेक्टर में 300-400 अरब रुपए के लॉसेस जो है हम सामने रखते हैं, लेकिन अगर इन डेप्थ जाएं और पूरी तरह से देखें तो 1 ट्रिलियन रुपीस के लगभग उनके जो है वो लॉसेज हैं। कुछ हम ऑन बुक रखते हैं, कुछ ऑफ दी बुक रखते हैं। मसलन 18 अमेंडमेंट के बाद हमने बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ को डिवॉल्व किया, लेकिन अभी तक वो मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में भी रखी हुई हैं, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस तरह की चीज़ों की। हमें रेवेन्यू साइड पे भी जो है वो मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी, आप ये देखिए रियल एस्टेट के ऊपर बड़े बड़े घर हैं लोगों के पास, उसमें ठीक है वेल टैक्स एबॉलिश हो चुका है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो अगर हम इस तरह के कंसेंसस डेवलप करें, और इस तरह एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, तो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अमीरों के ऊपर टैक्स करें और अमीरों से वो टैक्स जमा करके हम गरीबों के लिए सब्सिडी दें। तो मैं समझता हूँ ये एक हमारे पास मौका है, और हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल विल को शो करे और इस हिसाब से आगे बढ़े। सिर्फ IMF को ब्लेम करने से जो है वो मसला हल नहीं होगा, लेकिन IMF पे ब्लेम इस वजह से बनता है कि अगर हमारे 22 या 23 प्रोग्राम नाकाम हुए हैं और उन प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में IMF भी शामिल रहा है, तो अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स की नाकामी है तो कहीं ना कहीं पे IMF को भी वो ओनरशिप कबूल करनी चाहिए कि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पाकिस्तान में नाकाम हो गई है। ठीक,
बिल्कुल सही है सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मगर एक चीज़ मैं डॉक्टर खाकान साहब आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान को जो स्टेप्स खुद लेने चाहिए पाकिस्तान वो नहीं लेता और आईएमएफ के कहने पर लेता है, मिसाल के तौर पे डॉलर फ्री फ्लोट हम नहीं करना चाहते, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मगर आईएमएफ कहता है कि इसको फ्री फ्लोटिंग कराएं, या स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करें, आईएमएफ कहता है तो हम करते हैं, या फिर बिजली और तेल की कीमतें हम नहीं बढ़ा रहे होते जो कि गलत कर रहे होते इकोनॉमी के साथ, तो फिर उनके कहने पर बढ़ाते हैं। यही वजह है कि तासुर ये जाता है कि जी हम तो आईएमएफ के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा बजट भी सारा का सारा आईएमएफ ने बना के दिया। सो आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए ना, रिफॉर्म्स तो आप खुद कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा मीडियम टर्म रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करता हूं, बट आज जहां पाकिस्तान खड़ा हुआ है, द एक्शंस दैट नीड टू बी टेकन हमें खुद लेने हैं, थोड़ी देर आईएमएफ को छोड़कर, वो हमें आज के लिए लेने हैं। 9.7 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, 13.8% की इन्फ्लेशन है, 43 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। आपने जो भी कुछ करना है आज करना है, अपने आप को सेव करने के लिए करना है। यस, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि आपकी सब्सिडी, आपने जिस तरह गुफ्तगू की, 120 अरब पे थी जून पहली को। आपको ये बात शुरू से मालूम थी कि मार्च में ये सब्सिडी पेट्रोलियम पे 30 अरब थी। चलें, एक आपने ये काम शुरू किया कि ये 30 अरब थी, आपने कहा कि हम जनरल सब्सिडी में ही रख लेते हैं। अप्रैल में ही बढ़ के ये 55-70 अरब हो गई, मई में ये 100 अरब हो गई, और ये अप्रैल में जून में जाके 120 अरब हो गई। हमें क्यों वेट किया? हमें कोई जरूरत नहीं थी वेट करने की। सारा डेटा मौजूद था। हम अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटे को, नेशनल सोशो रजिस्ट्री जो है 33 मिलियन का डेटा, 20 मिलियन मोटर बाइक्स हैं, इसका डेटा एक्साइज टैक्सेशन के पास मौजूद था। हमने ये 120, 100 अरब, 75 अरब और 30 अरब की सब्सिडी, जिसमें से 50 से 80% आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को होंडा सिविक में पेट्रोल डलवाने पे चले गए, ये हमने क्यों खर्च किए? ये किसी ने हमें नहीं रोका था कि हमें ये काम करना चाहिए। फिर उसके बाद आप आईएमएफ के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई आप ये काम प्लीज करके आए तो हम आगे चलेंगे। फिर हमने 30 और 30 रुपए बढ़ा दिए। बट कुड वी नॉट थिंक इट आवरसेल्व्स? वी मस्ट थिंक इट। अगर आप इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आप इकोनॉमिक सॉवरेंटी चाहते हैं, आप कमिटी ऑफ नेशंस में अपना सर उठा के चलना चाहते हैं, तो वो काम कीजिए जो आपके लिए ठीक है। इसी तरह आप देखें कि वेल्थ टैक्स आपने पाकिस्तान में उठा दिया, बहुत अच्छा किया। आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रोपोनेंट कि जो मेरी वेल्थ है, जिसपे मैं सारे टैक्सेस दे चुका हूं, उस पर मुझे दोबारा टैक्स नहीं देना चाहिए। पर दुनिया भर में 3 टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 इनहेरिटेंस टैक्स, नंबर 2 कैपिटल गेन्स टैक्स, नंबर 3 डेथ टैक्स। ये तीनों टैक्सेस आपने पाकिस्तान में नाफिज नहीं किए। आपने रियल एस्टेट को इससे बाहर रखा सो दैट जो साहिब हैसियत लोग हैं ऑलरेडी, जो लैंडेड कम्युनिटी है, वो इस पे कमाती रहे। 20% एग्रीकल्चर फीसद, यानी कि पूरी इकोनॉमी का हुजम एग्रीकल्चर है। 2 अरब की कलेक्शन होती है, कुछ इनडायरेक्ट कलेक्शन जरूर होती है। सो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात की है ना, वो मेहताब ने की है, और उस पे हमें बहुत सोचना है। ये सारी बात होती रहती है बजट पे, रेवेन्यू साइड की। फंड भी जो बात नहीं करता, और जब मैं फंड के साथ लास्ट टाइम भी निगोशिएट कर रहा था, 2016 का प्रोग्राम जब हमने कंप्लीट किया, दी ओनली प्रोग्राम अंडर दी PMLN गवर्नमेंट दैट वाज कंप्लीटेड, और बहुत मतलब पुश करके कंप्लीट हुआ। अभी ये PTI के अंडर चल रहा था, N के अंडर आ गया है। इसमें एक्सपेंडिचर साइड रिफॉर्म, देयर इज नो एक्सपेंडिचर साइड रिफॉर्म। SOEs ब्लीड कर रही हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, कोई रिफॉर्म नहीं किया जा रहा। कोई प्राइवेटाइजेशन पिछले कई सालों में नहीं हुई। लास्ट प्राइवेटाइजेशन 16-17 में हुई थी, उसके बाद वहीं खड़े हैं। पेंशन 250 अरब रुपया होती थी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, राइट? 250 अरब रुपया होती थी, अब 500 अरब हैं। इस बजट में उससे भी बढ़ जाएंगी। ये बोझ जो है हम नहीं उठा सकते, कोई रिफॉर्म नहीं होता। जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि प्रोविंसेस का, और PSDP जिसको आप कहते हैं, ये किस चीज पे खर्च हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बिल्डिंग्स बनाने पे भी खर्च हो रहा है, फोर्स, ये स्टेडियम्स बनाने पे भी खर्च होता है। मेरे ख्याल में इसका खर्चा जो है, ये सारा काम प्राइवेट सेक्टर को दें, सो दैट आपकी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर। ये बड़ा काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर करें, पर इसका काम जो है ना, वो होना चाहिए सॉफ्टवेयर ऑफ पाकिस्तान बिल्ड करने के लिए, कि आप IT और ITES कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस की तालीम का मेयार किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। जरूर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी करें। 8 ट्रिलियन का थ्रो बैक है। इसका क्या मतलब है? 8,000 अरब के प्रोजेक्ट PSDP में पड़े हैं, और आप फिर भी नई स्कीमें करना चाहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। जब प्रोजेक्ट्स डिले होते चले जाते हैं, तो उनका हुजम भी बढ़ता चला जाता है, और उनकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ये रिफॉर्म करना है, कोई IMF से ताल्लुक नहीं है, आप जरूर कीजिए, दिल भर के कीजिए, जितना चाहते हैं कीजिए। हुकूमत जो अभी नई आई है, उसने भी इस पे बात किया। मैं कई दिहाइयों से वैसे इस पे बात सुन रहा हूँ, पर हम कामयाबी से नहीं कर पा रहे हैं।
फिर एक बहुत बड़ी चीज खड़ी हो गई है, 3200 अरब रुपया, 3200 बिलियन इस वक्त हमारा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे। ये कुछ डेट रीप्रोफाइलिंग हुई थी 2019 में गालिबन, आई थिंक आई वाज ऑन द टेबल एंड इवन देन मैं इसके हामी नहीं था, क्योंकि उस वक्त हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत था। उसको जाके दोबारा पुट इन अ गुड टीम फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सम स्मार्ट बैंकर्स एंड एन एक्सटर्नल फर्म नॉट पाकिस्तानी जो ये काम करते हो, जेपी मॉर्गन, समवन जो इसको समझते हो, पाकिस्तान के लोकल डेट की रीप्रोफाइलिंग कीजिए। और जब आप उसकी रीप्रोफाइलिंग करेंगे तो देखते हैं कि इस 3200 अरब को हम घटा सकते हैं कि नहीं। वेरी सीरियस स्टडी एट द डेट ऑफिस ऑफ द एमओएफ नीड्स टू बी डन। डेट ऑफिस के साथ ही जो बाकी इदारे, ये वो एक्सपेंडिचर के सीरियस रिफॉर्म्स हैं। क्या हम इस बजट में ये देख पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हम देख पाएंगे। ये बहुत हार्ड वर्क है, ये बहुत काम करता है। चूंकि हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो हम डिपेंडेंट रहते हैं। बिल्कुल सही है, रिफॉर्म्स करना चाहिए अगले से। लेकिन डॉक्टर साहब एक इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी 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 सही है डॉक्टर साहब, मगर मसला ये है कि अभी मेहताब साहब ने भी ये बात की कि आईएमएफ के 22-23 प्रोग्राम पाकिस्तान में नाकाम क्यों हुए हैं। क्या इसमें पाकिस्तान की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन का फ्लॉ रहता है या आईएमएफ के प्रोग्राम में ही ऐसी कमी है? मिसाल के तौर पे आईएमएफ कहता है पाकिस्तान से कि जी आप अपने टैक्सेस जो हैं उसका हदफ बढ़ाएं और जो है वो 600 अरब रुपये रखें या 6,000 जो है वो रखें या 5,500 रखें, तो ये आईएमएफ हमें बताता है। लेकिन आईएमएफ ये कदम शायद नहीं लगाता कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए, आप अपनी बेस को बढ़ाएं। तो आईएमएफ की जो डिमांड्स हैं या सजेशंस हैं उसमें कुछ कमी कोताही रह जाती है, या हम आसान हल ये ढूंढते हैं कि चले ठीक है आईएमएफ ने हमें टारगेट दिया है, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आसानी से काम पूरा कर देते हैं। फ्लॉ कहां पर है सर? इससे अच्छा सवाल नहीं आप पूछ सकते थे। पहले तो ये बात है कि ये तयन कर लें कि क्या 22 प्रोग्राम पाकिस्तान ने किए हैं। पाकिस्तान ने कतई तौर पे 22 प्रोग्राम नहीं किए। ये भी एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में। क्यों? पाकिस्तान 22 प्रोग्राम्स में गया है, बट सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में एक प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। We have never ever completed the 22 programs we keep talking about. एक प्रोग्राम और शौकत इसके टाइम पे था जिसमें चूंकि पैसे आ गए थे बिकॉज ऑफ अगेन जो 9/11 के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, तो हमने पैसे वापस करके प्रोग्राम तब भी कंप्लीट नहीं किया था। 12 रिव्यूज का एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। सो एक तो वजह ये है कि हमने कभी 12 रिव्यूज किए ही नहीं। जब मैं 2009 में आया एक प्रोग्राम हो रहा था और वो भी कंप्लीट ना हो सका। अभी आई हैड जस्ट जॉइंड, मेरे से पहले ही बल्कि वो बंद हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने एक तो प्रोग्राम ही कभी कंप्लीट नहीं किए। फिर देखें आईएमएफ जो है ना वो स्ट्रक्चरली इकोनॉमीज को ठीक नहीं कर रहा। आईएमएफ ये कह रहा है कि इस वक्त आपकी इकोनॉमी आईसीयू में है, आपकी ब्लीडिंग एक्सट्रीम हो रही है। ये ब्लीडिंग का लफ्ज समझे। एनर्जी में पाकिस्तान में ब्लीडिंग हो रही है। फिस्कल पाकिस्तान 9% का रन कर रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान ये 3 ब्लीडिंग्स हैं। सर्कुलर डेट जिसका मेहताब जिक्र कर रहे थे राइटली, वो भी तकरीबन उसका जो हुजम है, अगर 500 अरब एवरेज ले लेता हूं, ये है 5,000 अरब का ब्लीडिंग है इस वक्त फिस्कल में, यानी कि 5,000 अरब की। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 16 अरब डॉलर का है। ये 3 ब्लीडिंग्स हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये अनसस्टेनेबल है, इनको ठीक करने के लिए प्राइसिंग मेजर्स ले लें। आप बताते हैं आके कि जी 7 रुपए 92 पैसे डेपरा निकाय के प्राइस बढ़ानी है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या करना है। असल मसले हैं आपके स्ट्रक्चरल मसले जो हैं वो आप सिर्फ खुद हल कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का एक हल्का सा तयन तो होता है आईएमएफ के प्रोग्राम में, पर आपको कोई रोक रहा है कि आप इन डिस्कोस को ना बेचें। 25 साल से फेस्को जो है, जो हमारी फैसलाबाद का डिस्को है, 25 साल से 2015 में जब मैंने फिगर देखा तो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे है। आज उसको ऐड कर लें 25 में तो 30 साल हो गए हैं वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में। वो लिस्ट वहीं पे मौजूद है। कर लें प्राइवेटाइज, कौन रोक रहा है आपको ये प्राइवेटाइज करने से? बट प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है उसको स्टेट का एक अदारा ना बनाएं, उसको एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाएं, एक एसपीवी बनाएं, यानी कि स्टेट ताकि वो ये काम कर सके जेपी मॉर्गन की तरह। अब वो बन क्या गया है? वो एक डिवीजन बन गया है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के डिवीजन जो है वो ये काम कर नहीं सकते क्योंकि ये उनका काम नहीं है। इट इज नॉट देयर जॉब। इसी तरह प्लानिंग कमीशन क्या बन गया? अगेन एक डिवीजन बन गया। वो सारे होने चाहिए 2, इनकी मैंने आपको मिसाल दिया जो कि लीड करें। एफबीआर को भी इसी तरह एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए था, जिस तरह दुनिया भर का ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस में मैंने काम किया है। वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, अपना बजट है, अपना उसका कमिश्नर है, वो सारा काम खुद करता है। इट इज नॉट अ डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट। उसको ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस कहते हैं। मिसाल मेरी ये है आपसे कि ये सारे काम आप जरूर करें। क्योंकि आप ये नहीं करते तो आप प्राइसिंग चेंजेस करते रहते हैं आईएमएफ के साथ लग के। वो भी एक हद पे जाके जब आप कहते हैं कि नहीं यार अब मैं ये नहीं कर सकता, तो आईएमएफ कहता है चलें 4 रिव्यूज हो गए, आप निकल जाइए। 22 के 22 प्रोग्राम्स में यही होता रहा है। तो इसका ये जवाब है। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि चूंकि पाकिस्तान में
as I've always said, Pakistan is in a managerial crisis. Pakistan is in no other crisis, in my humble opinion. And that managerial crisis cannot be solved by pricing changes. But what we keep doing are the pricing changes, the structural changes. ये तो एक प्राइवेटाइजेशन और ये दो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपकी वीक है. मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की ये हालत है कि आप अगर आसान लफ्जों में 1 एकड़ पे 1 बेल बनाते हैं तो इंडिया 2 बेल्स बनाता है, चाइना 3 बनाता है और ऑस्ट्रेलिया 4 बेल्स बनाता है. अब आप मुझे बता दीजिए कि हमें कोई रोक रहा है कि हम अपना बीटी कॉटन ना इस्तेमाल करें, हम सीड की क्वालिटी ना इंप्रूव करें, हम वाटर बेहतर ना करें, हम प्रिसिजन एग्रीकल्चर ना करें? कोई नहीं रोक रहा. जरूर कर लें. बिल्कुल सही है. ऑब्सोलेट सिस्टम में हम चल रहे हैं सर. आप बिल्कुल सही है. जी सर, मुझे माजरत के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ये इतनी पुअर है कि मिसाल अगर हम कीनू ही के लें तो 30 साल पुराना बीज जो है उस पर हम कर रहे हैं और बी ग्रेड यानी अब कोई 70-80% जो है वो कीनू हमें बी ग्रेड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं कीनू की वो कम होकर रह गई हैं और सीडलेस की तरफ हम जा नहीं पा रहे, बहुत कम पैमाने पर हो रहा है. तो हम इनोवेशन लेकर नहीं आ रहे एग्रीकल्चर में भी. बहुत सारे मसाइल हैं. लेकिन एक मैं ब्रेक लेकर मेहताब साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो भी IMF की मंजूरी से मुंसलिक हैं. अभी पेंशन की बात हो रही थी कि 500 अरब रुपए का हमारे ऊपर बोझ है. तो ये तनख्वाहों में इजाफा क्या IMF की मंजूरी से होगा? और फिर हुकूमत जो चाहती है कि एडहॉक अलाउंस सिर्फ दे दिया जाए, बुनियादी तनख्वाह में इजाफा ना किया जाए, लेकिन ये एडहॉक अलाउंस भी IMF की मंजूरी के बगैर नहीं हो पाएगा. तो कितना डीप है IMF का की जो शराइत है पाकिस्तान के इस बजट के ऊपर और इसके असरात क्या होंगे? ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं. ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं. हम IMF प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसके बजट पर क्या असरात होंगे और ये जो कहा जाता है कि ये बजट जो है IMF का बजट है, इसमें कितनी हकीकत है और कितना जो है वो मुबालगा है. इस पर डॉक्टर खाकान हसन साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे. मेहताब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब. डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब हम ये कहते हैं, बुनियादी सवाल आपके सामने पहले रखता हूँ, कि जब हम ये कहते हैं कि ये बजट IMF का बजट है, मेहताब हैदर साहब ये मैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का भी जिक्र करके गया था. इसमें अब सोर्सेज से जो खबर आ रही है वो ये कि IMF का मुतालबा यह है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएं और हुकूमत भी ये चाहती है कि वजारत ख़जाना ये चाहती है कि तनख्वाह में इजाफा जो है बुनियादी तनख्वाह में इजाफे की बजाय ढॉक जो अलाउंस है उसमें इजाफा कर दिया जाए, लेकिन ये भी IMF से जो मंजूरी है उससे मशरूत होगा. किस तरह से आप देख रहे हैं इन पहलुओं को? देखें, मैं समझता हूँ कि IMF का जो मुतालबा है ना जी, वो बेसिकली फिस्कल एडजस्टमेंट का है. और वो फिस्कल एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि अगर आपका इस साल का बजट डेफिसिट कोई 5,000 अरब रुपए के लगभग, जो कि 7.5% ऑफ GDP बनता है, उसमें अगर आपने फिस्कल एडजस्टमेंट करनी है कोई 2.5% से 3% के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 से 2,500 अरब रुपए की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. यानी आपको या तो अपने जो टैक्स रेवन्यूज़ और नॉन टैक्स रेवन्यूज़ में इजाफा करना पड़ेगा या अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा. तो अब ये डिपेंड करता है कि हम अपनी बजट मेकिंग को किस अंदाज में करते हैं. देखिए, आपकी सब्सिडीज़, ये सैलरीज और पेंशन में इजाफा, ये बिल्कुल मशरूत है इस चीज़ से कि आप उस फिस्कल एडजस्टमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर जो है वो रह के चीज़ों को एडजस्ट करें. आप ये देखें कि पेंशन, जिस तरह के डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, आपने पेंशन की रिफॉर्म्स नहीं की. आपने पे एंड पेंशन कमीशन एक बनाया था. वो पे एंड पेंशन कमीशन में 2 जो उसके हेड थे वो रिज़ाइन करके चले गए. और अभी आपने 31 मार्च जो लास्ट डेट थी पे एंड पेंशन कमीशन की, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक एक्सटेंशन दे दी है और अब वो अपनी रिपोर्ट जो है वो 30 जून तक जो है वो पेश करेंगे. तो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस आपके सामने नहीं हैं. तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत के पास ऑप्शंस जो हैं वो यही है कि वो एक एडहॉक अलाउंस जो है वो उसमें इजाफा कर दे. लेकिन मैं आपको ये भी देखने वालों को याद कराना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली PTI की हुकूमत ने जाने से पहले एक डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था 15%, और जब ये PDM की हुकूमत आई तो इन्होंने 10% इजाफा किया पेंशन के अंदर. तो ये सारी चीज़ों को सामने रख के 2 से 3 प्रपोजल्स हैं जो कि अभी अंडर कंसिडरेशंस हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो जो फिस्कल एडजस्टमेंट के पैरामीटर्स हैं उनके अंदर रहें. तो उनके अंदर अगर हुई तो वो उसमें इजाफा हो जाएगा. लेकिन मुझे ये, मेरे पास इतला है
कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ इजाफा जो है वो किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं और ख़ासकर जो अर्बन सेंटर्स के अंदर रहने वाले गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो इस टाइम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी आज से ही उन्होंने इस्लामाबाद पाक सेक्रेटेरिएट में भी अपने जो रोज़ाना उनका बजट तक है वो उसका भी प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ जो है वो चाहे पीनट्स ही हों वो उनकी सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाए। डॉक्टर खाकान साहब, जब हम आईएमएफ की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी आईएमएफ ने मुतालबा किया है कि जी पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ाएं या बिजली की कीमतें बढ़ाएं, आईएमएफ क्या पाकिस्तान से रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालबा करता है और फिर हम ये तजवीज़ देते हैं कि जी ठीक है अगर आप ये मुतालबा कर रहे हैं तो हम पेट्रोल कीमत में ये बढ़ा देते हैं, या आईएमएफ की डिमांड्स में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि इन 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 प्रोडक्ट्स या शोबों में आप कीमतों में इजाफा करें, बिजली की कीमत बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, या ये हमारी तरफ से ऑफर्स होती हैं कि जी हमने चूंकि बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा देते हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम्स किए, एक ही क्यों कंप्लीट हुआ? आई थिंक पाकिस्तान में एक रिसर्च पेपर इस चीज पे लिखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो हर प्रोग्राम हुआ उसमें जो हमारी साइड की कैपेसिटी थी, उसकी जो उनके साथ डीलिंग थी, उसकी जो प्रेपरेशन थी, आई थिंक कि वो बहुत बेहतर की हो सकती थी। अब भी अगर आप एक प्रो लेके जाते हैं फॉर एग्जांपल टारगेटेड सब्सिडीज का, और आप ये कहते हैं कि मैं पेट्रोल की कीमत में चेंजेस करना चाहता हूं, पर 33 मिलियन हाउस होल्ड्स तक अपना डेटा यूज करके, जिस पे मुल्क ने 7 अरब रुपए खर्च किए हैं, मैं 33 मिलियन तक जाकर उनको 1000, 2000, 3000 डिपेंडिंग ऑन योर ब्रैकेट ऑफ इनकम मैं उनको देना चाहता हूं। आप यकीन करें कि फंड कहेगा कि दैट इज अ ग्रेट प्रोग्राम दैट यू हैव कम अप विद, बिकॉज वो भी मेरी तरह इकोनॉमिस्ट ही बैठे हैं ना, कोई वो किसी और प्लैनेट से तो नहीं आए। सो वो यही कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है कि जो डॉक्टर खाकान हैं जिनकी सैलरी इतनी ज्यादा है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो कि एक 2 कनाल के मकान में रहते हैं, इनको बिल्कुल कोई पैसे नहीं आप दे रहे, बट आप उन लोगों को जो कि एक किसान है, जो कि एक मजदूर है, जो कि एक विडो है, जो कि एक ब्लू कॉलर वर्कर है, आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं। आप 100 अरब की सब्सिडी देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। सो दिस इज द फ्लॉ। मैं अब भी कहूंगा कि पहले मौके की नजाकत को समझिए। पाकिस्तान के पास 10 अरब डॉलर की भी रिजर्व्स नहीं है। अभी मैंने इंटरबैंक की मार्केट स्क्रीन पे देखी है, और हमारा जो रुपया है वो आज 200 से फिर ऊपर ट्रेड किया है। एक दिन में 2-2.5 रुपए इंटरबैंक में स्लिप कर गया है। मार्केट्स आर एक्सट्रीमली जिटरी, मार्केट्स आर जिटरी कि हम शायद ये प्रोग्राम में ना जा सकें। आज वो वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान को अगर कोई मुझसे एडवाइस मांगे तो मैं ये दूंगा, please put your best minds together and write a memorandum of economic and financial policies that you can take to the fund after the 10th of June when you present your budget. Let me repeat that. अपना MEFP खुद लिखिए। ये जो आप फंड से लिखवाते हैं, इसको खुद लिखने की सख्त पैदा करें। जिस दिन आप इसको खुद लिख देंगे तो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी फंड में रह। मेहताब साहब, ये बताइए कि जब हम ये कहते हैं कि हमने ये IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया, या हम कहते हैं कि जी हमारा ये IMF प्रोग्राम नाकाम रहा, हम इसको नहीं या मुकम्मल नहीं कर सके या इसके अहदाफ हासिल नहीं कर सके, इसमें क्या फ़र्क होता है जिसकी बुनियाद पर हम इसको कामयाब या नाकाम करार देते हैं? देखें, IMF की प्रिस्क्रिप्शन तो बड़ी क्लियर है। वो प्रिस्क्रिप्शन ये है कि टाइट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, कि कोई भी इकॉनमी जब ICU के अंदर हो तो उसको स्टेबलाइज़ करना है। स्टेबलाइज़ करने का तरीका क्या है कि आप उसकी डिमांड को कंप्रेस करें, और डिमांड को कंप्रेस करने के नतीजे में जब ग्रोथ का मोमेंटम कम होगा तो आपके जो डेफिसिट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और जब डेफिसिट्स कम होने शुरू होंगे, चाहे वो इंटरनल डेफिसिट हो या एक्सटर्नल डेफिसिट हो, तो आपकी इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाएगी। जब इकॉनमी स्टेबलाइज होगी तो उसके बाद आप दोबारा से ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम है, फिर वही जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये इकॉनमी बूम एंड बस्ट साइकिल है। हम जब, लेकिन इस दफ़ा एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि अमूमन जब हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होता था तो उस टाइम क्राइसिस जो है वो होता था, और नई आने वाली हुकूमत पर उसको टैकल करती थी। अभी प्रॉब्लम ये है कि एक टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ, एक जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव आई, एक हुकूमत चली गई, अभी दूसरी हुकूमत है, वो भी एक ट्रांजिशन के पीरियड के अंदर है।
आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, एक यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। तो ये साइमल्टेनियसली दो किस्म के क्राइसिस जो हैं वो इस मुल्क के अंदर आ गए हैं। तो इस टाइम इसी वजह से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करें, स्टेबलाइज करें इकॉनमी को, और उसके बाद जो होम ग्रोन प्रोग्राम है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब भी इशारा कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जो जिस डॉक्यूमेंट का हवाला दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान और IMF के दरमियान एग्रीमेंट होता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ था PTI के ज़माने में फरवरी में, इससे ज़्यादा सख्त लैंग्वेज मैंने कम अज़ कम, मुझे भी 22 साल जर्नलिज्म में हो गया, मैंने इस तरह की लैंग्वेज नहीं देखी, जो कि बड़ी ही सख्त लैंग्वेज IMF ने यूज़ की हुई थी। तो वो बेसिकली वजह यह है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम वो डॉक्यूमेंट को खुद तैयार करें या उस डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें पूरी तरह। चूंकि हमने इंप्लीमेंट करना होता है तो हमें एक एक लफ्ज़, एक एक पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है, चूंकि IMF और पाकिस्तान दोनों के दरमियान जो है, चूंकि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक के गवर्नर जो है उसको साइन करते हैं, तो हमें बड़ी बारीकी से एक एक लफ्ज़ को पढ़ के उसको करना चाहिए। लेकिन जब तक हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे और सिर्फ IMF को ब्लेम करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे। और जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है वो तो यही है कि आप अपने फिजिकल डेफिसिट को भी कम करें और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करें, और उसके लिए वो मेजर्स जो हैं वो जो ले रहे हैं वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर्स को कम करें और एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं। जी, तो मेहताब साहब, आपको क्या लगता है वैसे कि अगर हम ये प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं तो इसके बाद फिर हमें दोबारा फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम में, एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा या जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखें, ये प्रोग्राम वैसे तो हुकूमत ने 1 साल की एक्सटेंशन मांगी हुई है जून 2023 तक, और $2 बिलियन भी कहा हुआ है कि उस प्रोग्राम का साइज़ बढ़ा दें। लेकिन अगले साल की आपकी जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है सर, वो $36 बिलियन है, और जो आपने फॉरेन लोन की डेट सर्विसिंग करनी है वो 22 से 23 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है। तो आप ये देख लें कि मेरे ख्याल में IMF की बैकिंग के बगैर इतने डॉलर्स जनरेट करना शायद मुश्किल हो। तो लगता तो यही है कि अगर इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको एक नए प्रोग्राम के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। अच्छा मेहताब साहब, एक और मामला है, देखें एक ट्रिकी सी चीज़ है। अच्छा मेहताब साहब, एक ट्रिकी सी चीज़ है, और वो ये है कि ज़ाहिर है IMF को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन है वो अपने उरूज पर है, महंगाई बढ़ रही है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, और ख़त गुरबत से बहुत सारे लोग नीचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए। तो ये एक इनह्यूमन सी चीज़ भी लगती है और एक मुश्किल सी चीज़ भी लगती है, और जमहूरी हुकूमतों के जो मसाइल हैं वो भी IMF के इल्म में होते हैं कि इन्फ्लेशन मुसलसल बढ़ रही है, तनख्वाहों को फ्रीज़ कर दिया जाए और ना बढ़ाया जाए तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो आपके ख्याल में इसका हल जो है वो दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है, या हल क्या हो सकता है? देखिए, इसका एक हल तो ये है कि आप अपने रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा जनरेट करें। FBR का टारगेट अगर आप इस टाइम 7.2 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं तो 7.5 ट्रिलियन पे ले जाएं उसको। एक तो ये है कि टैक्सेस को बढ़ाएं, दूसरा ये है कि आप अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको जो है वो करें। आप PSCs की रिफॉर्म्स करें, आप जो पावर सेक्टर के अंदर लॉसेज हैं उनको कम करें। तो आप अपने इतने रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं कि आपके जो पे और पेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा तो सब्सटैंशियल तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इंक्रीज़ करने की ऑप्शंस जो है वो अंडर कंसिडरेशन है और उनको किया जा सकता है। लेकिन देखना ये है कि क्या आप वो जो फिजिकल उनका फ्रेमवर्क है, आप उसके पैरामीटर्स के अंदर रह के कैसी चीज़ों को जो है वो आप मैनूवर करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैनूवरिंग की स्पेस कम है, लेकिन अगर हुकूमत इस टाइम थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को ठीक तरीके से, एक्सपेंडिचर साइड को मैं समझता हूँ वहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश है। अगर वहाँ पे ज़्यादा रिफॉर्म्स बेहतर अंदाज में की जाएँ तो वहाँ पे किया जा सकता है, गुंजाइश निकाली जा सकती है।
ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर खाकान साहब, दो तीन चीज़ें मिलाकर मैं पूछ लेता हूँ। एक तो ये कि क्या आपकी राय क्या है, क्या हमें IMF प्रोग्राम में दोबारा जाना पड़ेगा, हमें ज़रूरत रहेगी इसकी, इस प्रोग्राम का जो कि एक्सटेंडेड प्रोग्राम है इसके मुकम्मल होने के बाद? दूसरा, IMF की शर्त ये भी है कि जो अपना मालियाती खसारा है उसको आप GDP का 4.9% तक रखें, और साथ ही साथ हम इस बहस में भी उलझे हुए हैं कि हमें 6% ग्रोथ हम जो है वो उसको डिज़र्व करते भी हैं या नहीं, या हमारी मईशत में इतनी सख्त है भी या नहीं, और आइंदा की जो आपकी GDP है उसको 5% या 4.5% पर रखना चाहिए। आपकी इस पर राय क्या है? आपने पूछ लिया है कि पूरी इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। आप बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। पहली तो बात यह है कि IMF में रहना कितना ज़रूरी है, इसका तो आप तासुर इसी से ले लें कि जो करंट गवर्नमेंट है वो सितंबर अक्टूबर में ही प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करना चाहती और बढ़ाना चाहती है। अगला 1-1.5 साल IMF के बगैर चलना जो है वो कतई तौर पे मुमकिन नहीं होगा। रिजर्व्स की जो पोजीशन है, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, और जो रिस्पॉन्स हमें हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से मिला है, उसके बाद तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता। इसके बाद भी क्या एक और प्रोग्राम चाहिए होगा? इसका थोड़ा सा ताल्लुक आई थिंक इस चीज़ से है कि कमोडिटी जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनली वो कैसे बिहेव करती हैं। अगर तो उनमें कुछ कमी वाक़या हो जाती है, और वो आने वाले 6 महीने में मुझे दिखाई नहीं दे रही, जो मैं चार्ट्स देख रहा हूँ ऑयल प्राइसिंग के, अगले साल जाके अगर कुछ बेहतरी होती है और हमारा ऑयल बिल कम होता है, हिस्टोरिक ऑयल बिल है जी इस साल का, आप तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, ये 10-12 अरब डॉलर पे हुआ करता था। तो एक तो लगता है कि अभी हम रहेंगे फंड के प्रोग्राम में। जो 4.9% की एडजस्टमेंट है जिसकी बात इस वक्त फंड के साथ हो रही है, मेरे ख्याल में तो मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 7.5-8% से कट करके इसको 4.9% पे ले आए एक ही साल में। आई थिंक ये कहीं 5.5-6% पे रखनी चाहिए अगले साल में, इसलिए कि हमें टारगेटेड सब्सिडी जरूर रखनी पड़ेगी। फंड को भी इस पे कायल कीजिए कि दुनिया भर में इस वक्त लोग तकलीफ में है। पाकिस्तान जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उसमें लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जिसमें सतह गुर्बत में लोग बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत तकलीफ में है। इसलिए इस वक्त टारगेटेड सब्सिडीज को बढ़ाइए, इनकम सपोर्ट को बढ़ाइए, सोशल सेक्टर प्रोग्राम को बढ़ाइए, और अमीरों को टैक्स कीजिए जरूर। पर एक चीज और जो हुकूमत को साथ साथ करनी पड़ेगी, अगर वो ये चाहते हैं कि लोगों पे बोझ कम से कम हो, उसके लिए कोई इन्फ्लेशन की पॉलिसी तो सामने लाए ना जी। इससे मेरा क्या मतलब है? अब लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना जी, आप मॉनिटरिंग करें पहले तो की पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल्स की। मैं अभी देख रहा था कि SPI जो है वो 20% बढ़ गया है। जो लेटेस्ट SPI है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो 51 जो हमारी चीजें हैं वो 17 शहरों में जिसका तनासुब लेके PBS ये बनाता है, वो इस वक्त जो है वो 20% बढ़ा हुआ आ रहा है। तो की पेरिशेबल्स एंड नॉन पेरिशेबल्स की थोड़ी सी मॉनिटरिंग करें। मुझे आपको 2 मिनट और देने पड़ेंगे, मैं आपका आखिरी सवाल जरूर आंसर करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि सर मैं माजरत चाहूंगा, मैं दे नहीं सकूंगा डॉक्टर साहब, उसकी वजह ये है कि वक्त खत्म हो गया है। मैं सर इस पे अगली निशस्त में कर सकेंगे बात मुकम्मल। बहुत शुक्रिया आपका। मैं माजरत, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन आपसे हो रही थी, और बहुत आई एम श्योर जितने लोगों ने सुना आपको बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।